Now we discuss about the Kirchhoff second law. This is also called voltage law or mesh law or closed loop law. तो यह होता क्या है कि सम ऑफ द स्टेटमेंट है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड टोटल ईएमएफ इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज जीरो। अभी हम लोग एक क्लोज सर्किट लेंगे, सपोज करो यह एक है तो सेल है यहाँ पर जिसका ईएमएफ E1 है, इसके साथ एक रेसिस्टर लगा हुआ है R1, एक दूसरा हम लोग रेसिस्टर ले लिए R2 और एक और सेल लिए या सपोज करो कि जिसका ईएमएफ E2 है और यहां भी एक रेसिस्टर लगा हुआ है, यह रेसिस्टर R2 मान लिए या R3 मान लिए। अब हम लोग करंट स्टार्ट करेंगे, सपोज करो यहां से करंट I1 निकला और यहां से करंट I2 निकला। इस पॉइंट ऑफ जंक्शन पर जब यह करंट आएगा, इनकमिंग करंट I1 प्लस I1 और I2 है तो आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 होगा। अब यही करंट इस पॉइंट ऑफ जंक्शन पर जब आया तो फर्स्ट लॉ से इनकमिंग करंट I1 I2 है तो यह आउटगोइंग करंट भी I1 होगा और I2 होगा। और यही करंट I1 फिर यहाँ जाके यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल में सेल के नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा और I2 करंट सेल के नेगेटिव टर्मिनल में आकर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको नाम दे दिए A B C D E F। तो अब हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ को लिखेंगे तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन एंड total EMF in a closed circuit is always zero। देखो अब हम लोग ले रहे हैं एक क्लोज सर्किट ले रहे हैं A B C D A। यह क्लोज सर्किट है तो इसमें हम लोग का है साइन कन्वेंशन। एक साइन कन्वेंशन हम लोग लेंगे जो सबसे इजी साइन कन्वेंशन है, वह है कि अगर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो उस करंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और अगर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो उस करंट को हम लोग है तो नेगेटिव लेंगे। और सेल में जो टर्मिनल हमको पहले मिल जाएगा, पॉजिटिव अगर पहले मिला तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव मिला पहले तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। अब इस क्लोज सर्किट में देखो हम लोग का लूप का डायरेक्शन है A B C D है, दैट मींस हम लोग जाएंगे A से B की ओर जाएंगे, B से C की ओर जाएंगे, C से D की ओर जाएंगे, D से A की ओर जाएंगे। तो यहाँ से A से B जा रहे हैं तो हमको सेल मिला या पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है तो हम लोग पहले लेंगे E1 पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग लेंगे माइनस I1 R1। B से C के बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है तो कोई बात नहीं है। C से D की ओर जाएंगे तो यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है तो हम लोग माइनस लेंगे I1 प्लस I2 R2। और D से A में कोई रेसिस्टर नहीं है तो कोई बात नहीं है और टोटल EMF का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि I1 R1 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू EMF E1। इसको इक्वेशन 1 ले लिए हम लोग। अब इसी तरह हम लोग इस क्लोज सर्किट में भी ले सकते हैं। सपोज करो कि हम लोग क्लोज सर्किट ले लिए DCFED, क्लोज सर्किट DCFED, यह क्लोज सर्किट है। तो हम लोग D से C जा रहे हैं, लूप का डायरेक्शन D से C है तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस I1 प्लस I2 इंटू R2, I1 प्लस I2 इंटू R2। C से F में रेजिस्टर नहीं है, F से इधर आएंगे हम लोग तो लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है
तो पॉजिटिव होगा I2R3। अब यहाँ पर सेल में हम लोग देख रहे हैं कि नेगेटिव टर्मिनल हमको मिला, तो हम लोग माइनस ले लेंगे E2, और इसके बाद कोई रेसिस्टर नहीं है तो टोटल हो गया 0 वैल्यू। तो यहाँ पर हो गया I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I2 R3 इक्वल टू E2। यह इक्वेशन 2 हो गया। अब दो इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन अगर हमको मिलता है तो इससे हम लोग I1 और I2 का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ का है, हम लोग फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट इन ईच रेसिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। अब देखो हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। सपोज यहाँ से करंट निकला I1 और इस सेल से करंट निकला I2, या दोनों करंट इस जंक्शन पर आया तो यह करंट का वैल्यू यहाँ से निकलेगा I1 प्लस I2। फर्स्ट लॉ यहाँ यूज हो रहा है। अब यही करंट यहाँ C पॉइंट पर पहुंचा तो यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। I1 करंट यहाँ पर इधर गया, I2 करंट इस साइड गया। अब यह करंट I1 इधर आया और नेगेटिव टर्मिनल में गया, इधर I2 करंट नेगेटिव टर्मिनल में गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि I2 करंट है सो निकला था 4 वोल्ट बैटरी से, तो I2 करंट इन भी कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल। सिमिलरली हम लोग देख रहे हैं कि I1 करंट निकला है 6 वोल्ट बैटरी से, तो I1 करंट इन भी कर रहा है। इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सही है। अब हम लोग एक क्लोज लूप लेंगे। देखो A B C D A, तो क्लोज लूप है A B C D A, मतलब लूप का डायरेक्शन है A से B, B से C, C से D और D से A। तो यहाँ से देखो A से B हो गया, B से C की ओर है, करंट का वैल्यू है I1 प्लस I2, रेसिस्टर है यहाँ पर 2 ओम प्लस होगा, क्योंकि लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है इसलिए यह प्लस हुआ। उसके बाद C से D और D से A की ओर जाएंगे तो यहाँ करंट का वैल्यू I1 है, इसलिए हो गया I1 इंटू 1, और यह नेगेटिव टर्मिनल है इसलिए -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2I1 प्लस I1, 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6। मान लो यह इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग फिर दूसरे सेक्शन में जाएंगे, दूसरा क्लोज लूप लेंगे B C E F B, B C E F B, यह क्लोज लूप का डायरेक्शन है B से C की ओर, C से E की ओर, E से F की ओर, फिर B तक। तो B से C की ओर रेसिस्टेंस है 2, तो 2I1 प्लस I2। यहाँ पर आ जाओ E से F की ओर, तो यहाँ पर करंट का वैल्यू है I2, तो 2 इंटू I2 -4 इज इक्वल टू 0 हो गया। 2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 4, और इसको हम लोग छोटा कर देते हैं तो I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2। यह इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर दें, लीनियर इक्वेशन है, तो हमको I1 और I2 करंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो देख लो यहाँ पर हम लोग करेंगे। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन है 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन है I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया, क्या हो गया तुम्हारा 2I1 इज इक्वल टू 4, देन I1 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 एम्पियर। अब इस वैल्यू, इस करंट का वैल्यू को अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट अप कर देंगे तो हमको वैसे I2 का वैल्यू निकल जाएगा। देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1, substituting the value of I1 in equation 1, then it become equation 1 is the 3I1 plus 2I2 is equal to 6, 3 into 2 plus 2I2 equal to 6, then 2I2 equal to 6 minus 6 is equal to 0.
सो I2 इक्वल टू 0। यह I2 का मिल गया वैल्यू और I1 का हमको वैल्यू हो गया 2 एम्पियर। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 2 एम्पियर। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and C इक्वल टू 2 into 2 इक्वल टू 4 वोल्ट।